नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 सितंबर 2022 ग्रुप डी की सेकंड शिफ्ट यानी 12:45 से जो 2:15 वाली शिफ्ट है। इस शिफ्ट में पूछे गए सारे सवाल मिल चुके हैं जीके प्लस साइंस के 25 में से 24 सवाल मेरे हैं और जीके के सभी 20 क्वेश्चंस। इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट और आंसर सहित इन सभी सवालों का यहाँ पर जानने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है उनके लिए एज ए आंसर की, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है अंत तक देख रहे हैं, काफ़ी सवाल रिपीट होते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है। बने रहिए एंड तक, लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। फिलहाल शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है? बार बार रिपीट हो रहा है। 12 खिलाड़ियों को ध्यानचंद जो खेल रत्न प्राइज दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, पहले था राजीव गांधी खेल रत्न, अभी नाम चेंज हुआ 2021 में। तो 12 वो खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार दहिया यह है कुश्ती से, लवलीना बोरगोहन, पीआर श्रीजेश ये मुक्केबाजी से है, लवलीना, श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैराशूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन और मनीष नरवाल पैराशूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। इन 12 खिलाड़ियों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज 2021। अगला सवाल देखें, इससे पहले ये ऑफर देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से। जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं अभी भी मौका है, ताकि आपके एग्जाम में सवाल मिस ना हो, टाइम मैनेजमेंट के कारण सवाल मिस ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और एग्जाम से पहले थोड़ा आइडिया लग जाए कौन से सेक्शन बार बार मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क के तौर पर इजी हो जाता है। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए डील ऑफ द मंथ सेल के तहत आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास को ग्रैब कर सकते हो 400 रुपये में। यहाँ पर आपको टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना है और 100 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलने वाला इस कूपन कोड से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर ये डील आप ग्रैब कीजिएगा, जिसमें रेलवे के बाद और भी जैसे 500 प्लस 80 एग्जाम का एक्सेस आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं रेलवे ग्रुप डी हो गया तो मैं क्या करूँ इस पास का, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम है एक ही पास में सेम एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सवाल नंबर 2, जियो पार्स योजना से इससे पहले भी सवाल आया है, आज दोबारा यहाँ पर इससे पहले इस टाइप से नहीं था, दूसरा सवाल पूछा गया था। यानी ये योजना किस मंत्रालय के हैं इस प्रकार से। जियो पार्स योजना में शादी करने योग्य आयु के पार्श्व लड़के और लड़कियां जो 30 तक के किशोर हैं, जो कि ठीक की जाने वाली रोग विशेष समस्या जिसका परिणाम बंधत्व होता है, को कितनी सहायता राशि? तो सहायता राशि से लड़कियों के लिए 25,000 है, लड़कों के लिए 15,000 रुपये हैं। ये चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये थोड़ी योजना और आप डिटेल में जानेंगे। और इस योजना का बताऊं, एक स्टूडेंट ने बताया कि शिशु देखभाल करके ये था, तो जियो पार्स योजना में शिशु देखभाल के लिए भी राशि है। यानी शिशु देखभाल सहायता उन अभिभावकों को ये प्रदान की जाती है जिसमें बच्चे की 8 वर्ष की आयु तक यहाँ पर प्रति बच्चा अधिकतम 4,000 रुपये पर मंथ रहता है, जो कि कम से कम ये इतनी होती है। और शिशु देखभाल की अन्य जैसे रखरखाव वगैरह हैं आदि व्यय के लिए ये निधियाँ नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त शिशु देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक मानदेय बच्चे की 10 वर्ष की आयु तक प्रति बच्चा प्रति माह 3,000 रुपये हैं। और 70 वर्ष की आयु के बाद जो बुजुर्ग हैं वो शिशु देखभाल नहीं करते, उनके लिए राशि दी जाती है, तो 4,000 रुपये प्रति माह है। जो 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं उनके लिए, तो ये तो शिशु देखभाल राशि हो गई। ये सभी पार्स योजनाएं। और इस जियो पार्स योजना के अंतर्गत यदि आप सैरोगेसी करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? जियो पारसी जो 2013 में शुरू हुई है, तो पारसी समुदाय है अल्पसंख्यक में आता है, उनकी जनसंख्या घट रही है, उनकी प्रजनन दर 1 से भी कम है, यानी प्रति महिला 1 से कम बच्चा वो जन्म देती है अपने पूरे प्रजनन काल में। तो जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही। सरकार चाहती कि पारसी समुदाय की जनसंख्या इस प्रकार गिरे नहीं, बनी रहे मेंटेनेंस उनका, तो उनको वो सहायता देती है, आर्थिक रूप से भी करती है, सारा कुछ चिकित्सक की सहायता भी देती है। और ये सितंबर 2013 में योजना शुरू की गई थी। इसमें यदि कोई सैरोगेसी कराती है, आईवीएफ कराते हैं, उनके इसमें अधिकतम 8 लाख रुपए तक की भी सहायता दी जाती है। तो कौन सा था? इनमें से ही पूछा गया। मैंने पूरी जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी ये योजना है वो मैं डिटेल में जाना है, ये प्रमुख फैक्ट है इनके। नेक्स्ट बात करूँ, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है 10, ठीक है। नींबू के रस की पीएच होती है 2.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14, जठर के रस की पीएच होती है 1.2। ये सभी डायरेक्ट एनसीईआरटी में पीएच वैल्यू दे रखी है। प्रीवियस भी आ चुका है, प्रीवियस में ये सभी मिलान करना था, आज इंडिविजुअल पूछ लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो इजीली जो कर पाएंगे कैंडिडेट जिन्होंने
पूरा एनालिसिस देखा है। ये आप पीएच वैल्यू और भी देख सकते हो, जैसे आपको पूछ दें मूत्र के पीएच की वैल्यू कितनी होती है यूरिन की, तो वो होती है 6। ब्लड की कितनी होती है 7.35 से 7.45। ये सभी बियर्स की 4.5 होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। 2021-22 प्रो कबड्डी लीग सीजन 2022-21 के विजेता कौन है? सेम सवाल इससे पहले आया था और उसमें दे रखा था कि दबंग दिल्ली ने किस टीम को फाइनल में हरा दिया था, जो 3 बार की टाइटल चैंपियंस रह चुकी है। आज उल्टा पूछ लिया, दबंग दिल्ली सभी कैंडिडेट ने क्रैक किया होगा। अभी तक आप देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर से, मतलब प्रीवियस शिफ्ट से। 3 चैम्बर हृदय किसका होता है? ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता चुका हूं जब आपकी एक सवाल पूछा गया शायद फिश के हृदय से, उसमें मैंने बताया था 3 चैम्बर होता है मेढक का, यानी जो भी उभयचर है, मेढक उभयचर है, सैलमेंडर है, फ्लाइंग लिजार्ड है, किंग कोबरा है, यानी सरीसृप वगैरह है, और उभयचर है एम्फीबियन, और जो सरीसृप है रेप्टाइल्स है, उनका हृदय होता है 3 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल है रेप्टाइल्स के केस में। और यहाँ पर आप सभी एग्जाम्पल देख सकते हो। 4 चैम्बर का पूछ रहे तो हमारा ह्यूमन का तो होता ही है, क्रोकोडाइल का होता है, पिजन जो पक्षी आपको मिलेंगे, मानव है, मैमल्स, ये सभी 4 चैम्बर हृदय युक्त होते हैं। फिश का होता है 2 चैम्बर का, रोहू है, ये सभी 2 चैम्बर। हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1932 में। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि कुमायूं हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। मैं 4-5 हिमालय जो इस प्रकार नदियों के बीच का क्षेत्र है बता देता हूँ, आने वाले शिफ्ट में पूछ रहे तो आपके लिए इजी हो। जैसे नेपाल हिमालय पूछ ले तो आप कहेंगे तीस्ता तो है ही है, साथ साथ काली है, और सतलुज के साथ तीस्ता दे दी जाए तो वो है कुमायूं, और काली के साथ तीस्ता नदी दी जाए तो वो है नेपाल काल। ठीक है। पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय कहा जाता है, सिंधु के साथ सतलुज है, वो पंजाब या कश्मीर हिमालय। और असम हिमालय है तीस्ता के साथ दिहांग प्लस तीस्ता असम। पूर्वी हिमालय कहा जाता है, दिहांग घाटी से परे स्थित जो हिमालय है वो पूर्वांचल या फिर पूर्वी हिमालय। 1.66 पेटाफ्लॉप्स क्षमता का कौन सा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है? इससे पहले जस्ट इसका उल्टा पूछा गया था सवाल कि परम गंगा जो कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर, वो किस आईआईटी में स्थापित हुआ है? आज पूछा वो है कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, तो ये है परम गंगा है। 1.66 पेटाफ्लॉप्स क्षमता है, आईआईटी रुड़की में स्थापित है, सीडैक के द्वारा विकसित है। खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता है। मैंने 3 गुप्त चैप्टर बताए हैं, उनमें से ये सवाल आ गया है, और इन गुप्त चैप्टर में ये पूरी इमेज मैंने डाली थी, आप देख सकते हो। ये हिरण है, ये है प्राथमिक जो उत्पादक रहता है, उत्पादक के बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा होगा शाकाहारी, क्योंकि उत्पादक जैसे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी है सूर्य के प्रकाश से, तो वो उत्पादक है। और जो पेड़ पौधों को ग्रहण करेगा वो कौन होगा? शाकाहारी होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता है यहाँ पर हिरण, जो आप शाकाहारी बोलते हो, और जो हिरण को खा रहा है वो द्वितीयक उपभोक्ता है, मांसाहारी है, और एक तृतीयक उपभोक्ता भी रहता है। ये 4 लेवल तक, पोषी स्तर तक ये खाद्य श्रृंखला रहती है। 4 के बाद आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ही हो पाता है, तो धीरे धीरे ऊर्जा ही आगे नहीं हो पाएगी तो क्या खाएगा आगे? तो ये सभी आप पोषी स्तर देख सकते हो कौन किसको खा रहा है। ये जो A, B, C है आर श्रृंखला में, वन हो गया, घास हो गया, तालाब हो गया। ठीक है, ए में है आपका वन में, बी में है घास, सी में है तालाब। तो वन में हिरण खाएंगे इस वन की झाड़ियों को, पूरा हो जाता है। घास को ये छोटे छोटे कीट खाएंगे, उसको मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खाता है। तो ये कौन से स्तर पर आगे? ये प्राथमिक आपके उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर ये आगे से आगे पोषी स्तर यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को ही है, 15 मार्च को ही है। नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को ही है। प्रथम डिप्टी चेयरपर्सन कौन है प्लानिंग कमीशन के? तो वो गुलजारी लाल नंदा है। और अंतिम डिप्टी चेयरपर्सन थे मोन्टेंग सिंह अहुल्या। ये बात कर रहा हूँ मैं प्लानिंग कमीशन की, योजना आयोग की।
सर्वाधिक 10 बार बजट किसने पेश किया है? तो आप कहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। सेम सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया। जो कैंडिडेट सीबीटी 1 के 5320 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी भी एग्जाम में हो वहां से 5 से 10 सवाल ऐसे ही आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से और अन्य क्वेश्चन से, क्योंकि काफी 5000 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। किस प्रकार डाउनलोड करनी है आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेकआउट करना। तो सबसे अधिक 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है और पहला बजट स्वतंत्र भारत का वो किसने पेश किया है? आर के षणमुखम चेट्टी ने। नेक्स्ट सवाल, मेथेन का दहन करने पर कितने अणु जल और कितने अणु कार्बन डाइऑक्साइड, इनका रेशियो पूछा है जल और कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 होता है 1 और जल होता है 2, 1:2 में है। जो भी आपको पूछा उसके अकॉर्डिंग बता देना था। मेथेन का दहन हो रहा मतलब मेथेन की रिएक्शन है, O2 से आपको सिंपली करानी थी और वहां से आपका CO2 प्लस H2O बन रहा है। इसको आप जब बैलेंस करेंगे तो 2 जल के अणु रहेगा और 2 O2 इस प्रकार बैलेंस हो जाएगी। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? एक ऑप्शन बेतवा था जो करेक्ट करना था। बेतवा है, चंबल है, कैन नदी है, ये सभी माही नदी मालवा के पठार से। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये कोई कोशिका युक्त तो रहेगा ही नहीं ऑर्गेनल्स। कोशिका दैर्घ्य रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि यहाँ पर केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। तो पूछा कौन सा नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। और बाकी जो यहाँ पर कोशिका जितने भी भित्ति झिल्ली बाध्य नाभिक है माइटोकॉन्ड्रिया, अन्य झिल्ली बाध्य जीव का यहाँ पर अभाव रहता है। यानी केवल और केवल यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। कोशिका भित्ति कहीं न कहीं ये रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम, साइटोसोल में क्या है? मुक्त तैरते हैं कोशिका दैर्घ्य में। और इस टाइप से आपको पूछा कौन सा कोशिका अंग नहीं होता है। पैसा एक्ट से सवाल आया है। पैसा का मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट कब लागू हुआ है? 1996 में। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 को। पैसा भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, इसका पहचान की गई है। 1996 का एक्ट है ये। बर्थ कंट्रोल के लिए शल्य क्रिया विधि में पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है। ये क्रिया होती है वासेक्टोमी। क्या है? वासेक्टोमी, शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध हो जाती है। जिस प्रकार महिला में फेलोपियन ट्यूब को किया जाता है ट्यूबेक्टोमी। ग्रीन, येलो, ब्लू में अपवर्तनांक का आरोही क्रम आपको बताना है। तो कलर का अपवर्तनांक की बात करें, इसकी वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कलर की बात आती है, यानी सबसे अधिक वेवलेंथ आप कहते हो रेड की होती है। इसका मतलब रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होगा। तो ज्यादा किसका होगा? जिसकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य कम है, तो यहाँ पर वायलेट की कम है। उसके बाद इंडिगो, तो सबसे अधिक वायलेट की हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, और रेड ऑरेंज का सबसे कम। इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आगरा में है। इसके अतिरिक्त इसके 8 रीजनल ऑफिस भी आप देख सकते हो, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में, और हेडक्वार्टर है आगरा में। भारत, आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई है, पूछने आने वाले सेट में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का हेडक्वार्टर तो आगरा में, लेकिन स्थापना 1960 में हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण का प्रतिशत है, वन आवरण का पूछा है वो है 21.71, और वृक्ष आवरण प्लस वन आवरण पूछ लें तो वो है दोस्तों यहाँ पर कितना है? 24.62। ठीक है, याद रखना 24.62 है, और यहाँ पर नीचे होगा ये रहा। तो देश में कुल वन और वृक्ष आवरण जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% हो जाएगा। और ये स्पेशल आपको डाटा पूछ ले कितना वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। तो वन प्लस वृक्ष आवरण है 8,09,537, और केवल वन आवरण पूछे तो 7,13,789, और बाकी बचा हुआ है वो वृक्ष आवरण है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और बाकी जो वन स्थिति रिपोर्ट से इससे पहले भी सवाल आया, तो ये पूरी रिपोर्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। प्रतिशत के अकॉर्डिंग मिजोरम टॉप पर है। सबसे अधिक वृद्धि देखी गई वो तेलंगाना में देखी गई है। अगला सवाल है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या प्रावधान है?
डायरेक्टली धारा 29 से नहीं पूछी गई, आर्टिकल 29 से नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 से पूछी गई। आप कहेंगे ये कैसा सवाल हुआ, ऐसा कौन याद रख पाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा कौन पढ़ेगा। लेकिन ऐसा याद रखना जरूरी नहीं है आपको। ये सवाल आया कहाँ से एक्चुअली, ये जनवरी 2022 का एक तरीके से आप करंट अफेयर्स मानिएगा। पीआईबी की साइट पे अपडेट किया गया है इसके रिगार्डिंग कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण की जो गठन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग में आवेदन जमा कराना होता है। इसके रिगार्डिंग पूरा लेख छपा हुआ है, वो इस रिगार्डिंग यहाँ पर सवाल आ गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है। आने वाले स्टेप में पूछ ले इस फैक्ट से, क्योंकि इससे आ गया है तो हो सकता आ जाए। तो इस धारा के तहत पंजीकरण करने की इच्छुक किसी भी दल को, जो भी पार्टी है, उसके गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग में आवेदन जमा कराना होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एनसीईआरटी देखेंगे तो डायरेक्टली दिया गया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे Ba+2 है और SO4, ये Ba+2 SO4 2- के रिएक्शन से BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण हुआ है, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, द्विविस्थापन है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितने रुपए का मासिक पेंशन 60 साल की आयु के बाद योजना के लाभार्थियों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर योजना है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, 2019 को ये लॉन्च हुई थी योजना। तो इसकी पेंशन राशि पूछी है तो दी जाती है 60 साल की आयु के बाद, याद रखना 3000 रुपये। कितनी पेंशन राशि, 3000 रुपये है। 18 से 40 साल की उम्र तक के लोग हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं। न्यूनतम 55 रुपये मासिक इन्वेस्टमेंट है, अधिकतम 200 रुपये प्रति माह आप जमा कराना होता है। और 60 साल की उम्र होगी तो तब लघु व्यापारियों को यहाँ पर 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जानी है। 2023-24 तक 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का उद्देश्य है इस योजना का, और 12 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी फिएट मनी नहीं है। फिएट मनी की बात करें तो 100 रुपये का नोट, 500 का नोट, 1 रुपये का सिक्का, 1000 रुपये का चेक। तो इनमें से आप कहेंगे कौन सी कागजी मुद्रा नहीं। करेक्ट आंसर 1000 रुपये का चेक, सी नहीं डी होगा करेक्ट, ध्यान रखना। चेक है ये फिएट मनी नहीं है, और क्योंकि ये किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक्ड नहीं। चेक कोई आरबीआई थोड़ा ही जारी करता है, अलग अलग बैंक जारी करती है। तो सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा जो जारी करेंसी है वो एक तरीके से फिएट मनी आप कहेंगे। फिएट मनी को किसी भौतिक वस्तु या वित्तीय साधन के बजाय किसी देश की सरकार के द्वारा समर्पित किया जाता है। कोई भी भौतिक वस्तु नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं, भौतिक वस्तु का मतलब जैसे 1 किलो गोल्ड रखा उसके बराबर करेंसी जारी कर दी, ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं है फिएट मनी में। यानी कोई भी कमोडिटी इसमें नहीं रहती है, और एक तरीके से ये करेंसी रहती है जिसमें कॉइन भी हो सकता है, कागजी मुद्राएं हो सकती हैं, और जो सेंट्रल रिजर्व बैंक एक तरीके से भारत की आरबीआई है वो इसको जारी करती है। फिएट मनी के केस में यहाँ पर 100 रुपये का चेक है वो नहीं है। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब सेंटीमीटर माइन तो आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्षमता आपको डायोप्टर में ऑप्शन में मिल रहा होगा। तो क्षमता होती है P बराबर 1/f, f यहाँ पर मीटर में लो आप, तो 1/20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दूंगा, 20/100, 100 ऊपर चले जाएंगे, और 20 और 100 का भाग 5 डायोप्टर। अब उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव में आपको क्षमता लेनी है +5 डायोप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस में यूपी अप्लाई करना होता है। ध्यान रखना, उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दो चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, उत्तल लेंस और दर्पण दोनों में। दो चीज़ क्या, एक तो फोकस लेंथ, एक उसकी त्रिज्या, वो हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट बार 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो दोनों प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। अब दोनों में अलग अलग धारा का मान पूछा है, समानांतर क्रम में धारा का मान दोनों प्रतिरोध में अलग अलग होगा। आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। यहाँ पर V6 तो V6 एक बार हो जाएगा 6/10, एक बार हो जाएगा 6/20, यानी 0.6 और 0.3। अगला सवाल देखते हैं, उत्तल दर्पण में यदि f 10 सेंटीमीटर, u 9 सेंटीमीटर है तो इमेज की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर f बराबर आपको उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दिया है तो UP +10 लेना होगा, और u बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव में रहती है, u बराबर -9 सेंटीमीटर। अब इमेज की दूरी आपको पूछी है, तो जब दर्पण दिया है इसका मतलब 1/f बराबर 1/v + 1/u होगा दर्पण के केस में, और यहाँ पर आपको 1/v निकालना है तो 1/f - 1/u आप करेंगे। 1/f बराबर 1/10,
और -1/u है, ऑलरेडी एक माइनस और है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 1/9, इस प्रकार से आपको करना होगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, और बाकी हमेशा उत्तल दर्पण में इमेज आभासी बनती है, सीधी बनती है और छोटी बनती है। अगला सवाल है फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 18 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की क्या है, फोकस लेंथ आपको निकालनी है। जब उसकी आर बराबर 18 सेंटीमीटर है तो आधी कर दो फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण तो माइनस में लेनी होगी, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा आपकी जो फोकल लेंथ है वो माइनस में रहती है, क्योंकि उत्तल में प्लस रहती है, अवतल में नहीं। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है, विभक्त वलय करती। रिपीट हुआ है, सेम सवाल बता चुका हूं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन किया है। स्मार्ट विंडो है कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन किया। मई 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया, ध्यान रखना। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है, सोडियम बाइकार्बोनेट आप बेकिंग सोडा बोलते हो। एक तो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर का ऑलरेडी सवाल आ चुका है ग्रुप डी में कि बेकिंग पाउडर किससे बनता है, जिसमें विकल्प में था कि बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल है, उससे बन जाएगा बेकिंग पाउडर। दोनों अलग अलग है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा में केवल सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता ही रहता है, साथ साथ एसिड भी रहता है। नेक्स्ट इसका उपयोग है हाइड्रोजन, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा में एंटासिड का गुण होता है, तो क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। एंट एसिड है, अम्ल का विरोध कर रहा है। अम्ल आपके पेट में ज़्यादा हुआ तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का सेवन कीजिएगा। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है और खाने को शीघ्रता से पकाने में। इस फैक्ट से भी ग्रुप डी का सवाल आ चुका है पहले। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में, आप कहेंगे 21 में। प्राण और दैहिक 21 में। अब 21A में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मेरे को पता चले कितने कैंडिडेट लगातार कंटिन्यू वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। निम्न में से किसका चालक तार की प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चालक तार का प्रतिरोध है R ρL/A तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, मोटाई पर करता है। मोटाई एक तरीके से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगी उसमें। तापमान है, लंबाई है, तो हो सकता है प्रकृति ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट है। निम्न में से पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में वैसे प्रकृति में एलिमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन 46.1%। विकल्प के अकॉर्डिंग आप एल्यूमिनियम कर सकते हो। यदि धातु का स्पेशल पूछा है तो धातु के केस में एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाई जाती है। तो सेकेंड स्थान पर वैसे सिलिकॉन है, धातु और उपधातु दोनों, अधातु दोनों है, यानी उपधातु है एक तरीके से। धातु का पूछा जाए सर्वाधिक जो भूपर पट्टी पर पाई जाने वाला धातु कौन सी, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम है। और पृथ्वी पर भूपर पट्टी पर यानी अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक एलिमेंट ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। ये सभी टॉप 10 एलिमेंट भूपर पट्टी पर मैंने बता दिए। नेक्स्ट बात, सबसे ज्यादा ऋचाएं किस वेद में है। ऋचाएं सबसे अधिक ऋग्वेद में आप देखेंगे 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं कहो, श्लोक कहो, यानी सबसे अधिक ऋचाएं हैं, इसलिए इसे ज्ञान का वेद कहते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर हीट बराबर आपको H बराबर I²RT रहता है ना, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, एक दूसरे के समानुपाती। नोंगकम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। नोंगकम है मेघालय का खासी जनजाति 5 दिवस का फेस्टिवल रहता है। सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का तत्व कौन सा, तो इसमें देखेंगे बेरियम। सबसे अधिक यहाँ पर धात्विक प्रकृति का आपको बेरियम लग रहा है, ऐसा क्यों। ये सभी ग्रुप 2 की क्षारीय मृदा धातुएं जो रहती हैं उसके ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 2 के जो BeMgCaSrBa, ये पूरे ग्रुप 2 के एलिमेंट। तो इसमें आप ऊपर से नीचे आने पर ये समूह में क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती है। कोष की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का आकर्षण यहाँ पर जो रहता है आपके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन उसके सापेक्ष कम हो जाता है बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। धात्विक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन जितना इजीली त्यागेंगे उसका धात्विक गुण उतना ज्यादा। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है। सबसे नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है, Ba है, उसके बाद Sr है, उसके बाद Ca है, सबसे ऊपर बेरिलियम है। तो यहाँ पर बेरियम है, इसका धात्विक गुण सर्वाधिक है। ओवरऑल का मैं देखूं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक धात्विक गुण है वो आपको सीजियम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि धात्विक गुण है वर्ग 1 के एलिमेंट के सबसे अधिक है। क्योंकि
आवर्त में आप यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे उस केस में धात्विक गुण घटते हैं, इसका मतलब लेफ्ट वाले का सबसे अधिक धात्विक गुण, और आवर्त में मतलब वो समूह में सबसे नीचे वाले का सबसे अधिक, तो सी एस का यहाँ पर सीजियम। वैसे सीजियम से नीचे भी एक एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, फ्रेंशियम स्थायित्व तो नहीं है, तो ये आपका सीजियम करेक्ट होगा। पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? फोटोसिंथेसिस। कौन सा तत्व न धातु है न अधातु है, मतलब मेटलॉइड है, उपधातु है, तो जर्मेनियम हो जाएगा। ये सभी मेटलॉइड है। 7 मेटलॉइड्स कौन सी हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा समूह समजातीय श्रेणी का है? समजातीय श्रेणी का ये विकल्प है, यानी उनका जो सूत्र है वो एक समान सूत्र से ये ड्राइव हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। यही ऑप्शन थे। एक तो C2H5OH और CH3OH है, ये सेम क्रियात्मक समूह का फंक्शनल ग्रुप का है। CH3 ये भी कीटोन का CH3COCH3 C2H5COCH3। तो क्या यही ऑप्शन थे? तो थोड़ा बहुत डाउट लग रहा थे या नहीं, आप बताना। फेरिक क्लोराइड की जिंक से अभिक्रिया कराने पर ये पीला रंग खो देता है और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अब इसका मतलब फेरिक क्लोराइड ये बन जाता है फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जिंक रिड्यूस हो, जिंक ने FeCl3 से FeCl2 को रिड्यूस कर दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। जिंक यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है Zn+2, और Fe है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है उसका Fe+3 से वो Fe+2 आयन में। इस कारण वो पीले रंग से गहरे हल्के जो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, सार्वजनिक तौर पर कोई वस्तु है तो उसको क्या कहते हैं? ये सवाल समझ में नहीं आया, किस टाइप से कोई वस्तु की बात हो रही थी, यानी इकोनॉमिक्स का आपके ये सवाल है। चुंबकीय बल रेखा संबंधित सही कथन बताना था। जो चुंबकीय बल रेखा बार बार बताया हुआ है, बाहर जाएगी नॉर्थ से साउथ पोल में, अंदर आएगी साउथ से नॉर्थ पोल में, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, करेक्ट है, और उत्तरी ध्रुव से अंदर आते हैं, अंदर तो साउथ ध्रुव से आ रही है। समानांतर क्रम में निकलती है और एक दूसरे को काटती नहीं है, और इस प्रकार ये चलती रहती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, किशोरावस्था में गर्भवती होने संबंधित कथन से एक सवाल पूछा गया है, स्टेटमेंट आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर 45 में से 44 सवाल आपके सामने हैं। सबसे अधिक इस प्रकार ऑथेंटिक सवाल किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। एफर्ट के लिए लाइक जरूर कर देना। जिन भी कैंडिडेट का आने वाला शिफ्ट में एग्जाम है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत कम कैंडिडेट हैं अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस प्रकार जो भी वीडियो है उसके अपडेट आपके सामने सबसे पहले मिले। और यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से TT GK कूपन कोड यूज़ करके हुए ज्वाइन करना। धन्यवाद।